अच्छा, कल जो है मैंने वो कुछ आपको बेसिक्स बताई थी, ठीक है। तो आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 है। और इसके अंदर हमने जो स्टडी करना है आज, कल मैंने लेटस और क्रिस्टल का जो है वो जिक्र किया था, ठीक है, कि क्रिस्टल कैसे बनता है। लैटिस प्लस बेसिस, लैटिस और बेसिस को अगर आप कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास क्रिस्टल जो है वो बन जाता है। अच्छा, अब हमने ये सारा क्यों पीछे क्रिस्टल की बैकग्राउंड को पढ़ा है? हमने क्रिस्टल की बैकग्राउंड को इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमने जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स स्टडी कर रहे हैं, जिनको जर्मेनियम हम सिलिकॉन करते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि क्रिस्टल क्या होता है। तो आज हमने जो है वो स्टडी करना है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, क्योंकि जो आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है? सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, क्योंकि आपके जितने ये डायोड और ये चीज़ें जो बनती हैं वो सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनसे बनती है। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं, एक्सरे और एक्सरे डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है ये एक टेक्निक है जिससे आपको किसी मटेरियल के स्ट्रक्चर का पता चलता है। ये जो सेकंड ईयर में है, मेरा ख्याल है 20वां चैप्टर है, उसके अंदर उसने ब्रैग्स लॉ है। वो ब्रैग्स लॉ जो है वो ये होता है 2d sin थीटा m लैम्डा, इसको कहते हैं ब्रैग। ये लॉ जो है एक्चुअली ये एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक को डिस्क्राइब करता है। एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक, ठीक है। एक्सरे डायफ्रैक्शन क्या है, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हम ये ज़ूम कर रहे हैं कि आपने पढ़ा है। एक्सरे डायफ्रैक्शन क्या होती है कि मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर एक्सरे डालते हैं। आपको पता है कि एक्सरेज जो हैं उनकी हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है, उनकी हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब है घुस जाना, पेनिट्रेट कर जाना, किसी स्ट्रक्चर के अंदर तक चला जाता है। एक्सरे नहीं करवाते, ये किसी को फेफड़ों का मसला हो जाए, हड्डी टूट गई है कहीं से, वहाँ से उसका एक्सरे करवाया जाता है। सिटी स्कैन के अंदर भी एक्सरेज यूज़ होती हैं। सिटी स्कैन के अंदर वो जो 6 तरफ से एक्सरे रेज डालते हैं, जो सिंबल होता है एक्सरे, उसमें सिर्फ सामने से एक्सरे डालते हैं, यानी कि सिटी स्कैन के अंदर 3D इमेज आ रहा होता है और जो एक्सरे होता है उसके अंदर 2D इमेज आ रहा होता है। तो स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी मटेरियल का, वो हमें एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से पता चलता है। तो जो ये जो सेमीकंडक्टर्स की डिस्कवरी थी, ये किस वजह से हुई थी? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की डिस्कवरी जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन की वजह से ही हुई थी। यानी कि जितने मटेरियल्स आप देखते हैं या जिन एलिमेंट्स को आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपने मोज़ले लॉ पढ़ा था, ठीक है। वो मोज़ले लॉ क्या करता है? वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑर्डरिंग करता है, ठीक है। क्या करता है वो? पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑर्डरिंग करता है एलिमेंट्स, ठीक है बात। तो जो हमारे पास एक्सरे और दूसरी स्टडीज़ हैं, एक्सरेज एंड अदर स्टडीज़, जो कि मटेरियल्स को देखने के लिए हम देखते हैं, रिवील ये बताती हैं कि दैट मोस्ट मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स और एंड सॉलिड्स आर क्रिस्टल इन नेचर।
ठीक है, क्या है वो? क्रिस्टल हैं नेचर के अंदर। यानी कि हमें कहाँ से पता चला कि कोई मटेरियल क्रिस्टल है, पॉलीमर है, अमार्फस है? एक्सरे डायफ्रैक्शंस। ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन की लैब्स के अंदर। आप लोग जब रिसर्च करने के लिए जब जाएंगे, जब फील्ड बड़ी में एमफिल पीएचडी के अंदर, तो वहाँ पर आप जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर वो होती हैं, बहुत बड़ी लैब्स होती हैं जिनके अंदर ये एक्सरे रखी जाती हैं, डायफ्रैक्शन मशीन्स। उनका काम होता है वहाँ पर क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है मटीरियल्स का, मुख्तलिफ मटीरियल्स का एनालिसिस किया जाता है और मटीरियल्स को डिस्कवर किया जाता है। यानी कि एक्सरे डायफ्रैक्शन इस काम के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इन स्टडी से हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ मटीरियल्स या सॉलिड्स जो हैं वो क्या हैं? वो क्रिस्टल हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अरे ऑफ एटम्स विच आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। ये कल मैं बात आपको बता चुका। ठीक है, क्रिस्टल क्या है? यानी कि जब हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन से उसको ऑब्ज़र्व किया तो हमें पता चला कि क्रिस्टल जो है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका बेसिक यूनिट जो क्रिस्टल का होता है वो हमने कल पढ़ा था, वो यूनिट्स है। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज, जो बेसिक यूनिट है इसका क्रिस्टल लैटिस का, वो क्या है? वो यूनिट सेल। ठीक है जी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिससे क्रिस्टल मिल के जो है वो बनता है। किस में? किसी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये जो सारी स्पेस है ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल ही है। तो इस 3 डायमेंशनल के अंदर पॉइंट्स रख दो, उन पॉइंट्स के साथ एटम्स को लगा दो तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम क्रिस्टल का नाम दे देंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो सेट ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट्स जिनको हम पॉइंट्स कह रहे हैं उनको हम लेटस कहते हैं। ठीक है, जो सेट ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैं जिन पॉइंट्स का जिक्र कर रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, उनके ऊपर एटम्स को रख दें, बेसिस को रख दें तो क्रिस्टल बन जाता है। तो ये क्या है? ये मैथमेटिकल पॉइंट्स। देखो ना, आप हमें फ़िज़िक्स में क्या करना पड़ता है? हमने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ा तो हमें मैथमेटिक्स का सहारा, मैथमेटिक्स है दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। आपने फिज़िकल चीज़ को उसको मैथमेटिक्स से प्रूव करके हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेट ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, दी सेट ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट्स in space are known as lattice। तो इसको जो है हम क्या नाम देते हैं? लैटिस का। जो मैथमेटिकल पॉइंट्स हमारे पास स्पेस के अंदर है और जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं हर लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर जो प्लेस किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिस। ठीक है, द ग्रुप ऑफ एटम्स प्लेस्ड एट ईच लेटेस्ट पॉइंट इज नोन एज बेसिस। तो इसको जो है वो हम बेसिस का नाम देते हैं। ठीक है, हर जो लैटिस पॉइंट के साथ जो ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच वो क्या है? बेसिस। अब लैटिस और बेसिस बनी तो क्रिस्टल बन गया। ठीक है, अब जो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, हमने जाना जर्मेनियम और सिलिकॉन तक।
लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन तक जाने तक हमारी अब पीछे से बैकग्राउंड जो है वो बननी ज़रूरी है। तो जो बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, ये जब आप सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 पढ़ेंगे ना 5th या 6th सेमेस्टर में आई थिंक सो, तो वहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम उसका ओवरव्यू जो है वो लेंगे। देयर आर 3 टाइप्स। ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस जो है इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और नंबर 3 फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर, 3 किस्म के हैं हमारे पास। अब इन तीनों को अलग-अलग हमने करके देखना है कि ये 3 क्या हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला है सिंपल क्यूबिक, पहले मैं बात करने लगा सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है, जो क्यूब होता है ना उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूबिक शेप जो होती है मुख्तलिफ शेपें होती हैं, कोन होता है, क्यूब होता है, रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होता है। तो जो क्यूब है उसके 8 कॉर्नर होते हैं। सिंपल क्यूबिक के अंदर उन हर 8 कॉर्नर्स के ऊपर एक एटम पड़ा होता है। हर 8 कॉर्नर्स के ऊपर एक एटम पड़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्यूब बनाऊं, यह क्यूब, अब 8 कॉर्नर्स हैं इसके, उन 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम पड़े हुए हैं। ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर पड़ा हुआ 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 है। ठीक है, उसके बाद इधर पड़ा हुआ है। सब कॉर्नर्स के ऊपर एक एक एटम पड़ा हुआ है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल। तो बंदा पूछ लेता है भाई यहाँ फिजिक्स पढ़ते सिंपल क्यूबिक क्या होता है? उसको क्या क्यूबिक शेप जो है क्या है, उस क्यूबिक शेप के 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर के हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम लाई कर। इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर one atom or molecule lies at each 8 corners of the cubic structure. ठीक है जी, हर कॉर्नर के ऊपर एक जो है वो एटम पड़ा हो, इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद आप आए दूसरा जो है वो है हमारे पास
बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। और तीसरा हमारे पास फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये है कि जो सेंट्रल फेस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो सेंट्रल फेस है सामने वाला, उसके अंदर एक एटम पड़ा। 8 कार्नर्स के ऊपर तो है ही एटम, लेकिन इसमें एक एटम की एडिशन होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं बनाऊं फिगर, तो ठीक है जी। अब यहाँ पर ये एक एटम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक एटम इस सेंट्रल फेस की बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। यहाँ पर एक एडिशनल जो है वो मालिक्यूल या एटम पड़ा होता है एट द सेंटर। ये देख रहे हैं, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर के सेंटर के ऊपर एक एटम या मालिक्यूल पड़ा होता है, ठीक है। तो इन बॉडी सेंटर्ड एंड एडिशनल atom or molecule lies at the center of cubic structure। ठीक है। एक एडिशनल जो है वो पड़ा हुआ है। उसके बाद आए तीसरे नंबर पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड का मतलब होता है हर फेस के सेंटर पे एक एटम, एडिशनल एटम या मॉलिक्यूल पड़ा हुआ। कितने फेस होते हैं क्यूब के? 6 फेस होते हैं। हर फेस के ऊपर एक एडिशनल, उसके सेंटर पे एक एडिशनल एटम या मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है जी। एक इधर पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा। अब हमें 3D तो नहीं इसका व्यू नज़र आ रहा, क्या जिसके अंदर हमें तो 2D नज़र आ रहा है ना, तो 2D में हमें यही नज़र आएंगे। वैसे 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस के हर सेंटर के ऊपर जो है वो एक हमारे पास एटम जो है वो या मॉलिक्यूल पड़ा हो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वन additional atom or molecule lies at the center of each face of the cube। क्यूब के हर फेस के सेंटर के ऊपर, ठीक है जी, जो 6 फेसेस हैं उनके सेंटर के ऊपर एक एटम या मॉलिक्यूल पड़ा। इसको हम क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड।
तो अब आपको कुछ समझ आ गई, सिंपल क्यूबिक क्या होता है, बॉडी क्यूबिक क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। इसकी एग्जांपल आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल क्यूबिक है, और डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड है। एक वो स्ट्रक्चर भी होता है जिसको कहते हैं हेक्सागोनल, 6 जिसके 6 कोने होते हैं, ठीक है। वो अभी यहाँ पर नहीं हम डिस्कस कर रहे उसको, वो आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको पढ़ेंगे। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी होता है। फिर उसके अंदर ये जो 3 है ना, ये टोटल 14 बनते हैं स्ट्रक्चर्स, 14। अभी मैंने ये 3 सिर्फ ऊपर से बताए हैं, इनके अंदर भी होती हैं ऑर्थोहोम्बिक, रोम्बोहोम्बिक, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं। वो 14 स्ट्रक्चर बनते हैं, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 के अंदर आप पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है कि जो एटम के नियरेस्ट एटम पड़ा हुआ है वो कितने नंबर पड़े हुए हैं एटम्स के। मसलन एक एटम है, उसके नियर कितने एटम जिनके साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक बंदा बैठा हुआ है, एक वो एटम, एक वो एटम, एक वो एटम, हम कहेंगे इसके ये 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हुआ, 3। इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हुआ, 3। तो ये टर्म हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट का तो आपको पता है ना, एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी 3 डायमेंशनल सिस्टम की। तो एटम के इर्द गिर्द कितने एटम पड़े हैं, वो उसका क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट नंबर होगा। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ particular atom is called coordinate number, ठीक है। तो इसको हम कोऑर्डिनेट नंबर जो है उसका नाम देते हैं। उसकी नियरेस्ट कितने नेबर्स हैं, मतलब आप किसी घर के अंदर रहते हैं, आपका पूछा जी आपके घर के रेफरेंस से कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, आपके घर के इर्द गिर्द कितने आपके नेबर्स हैं, कितने घर हैं, तो वो कोऑर्डिनेट नंबर बन जाएगा। एटम है, एटम के इर्द गिर्द कितने एटम हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो होगा। अब जो कोऑर्डिनेट नंबर है मेटल्स के लिए, जैसे कॉपर है, आयरन है, ये क्या है, ये मेटल्स है। मेटल्स के लिए जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो हमारे पास 8 है, अल्कली मेटल्स होती हैं, ठीक है। फॉर अल्कली मेटल्स द कोऑर्डिनेट नंबर इज़ 8, यानी कि वहाँ पर एक एटम की सराउंडिंग में कितने एटम है, उसके 8, उसका कोऑर्डिनेट नंबर जो है 8 है। अब ये अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं, जैसे डायमंड, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये जर्मेनियम, डायमंड, सिलिकॉन, ये सब क्या है, ये अल्कली मेटल्स हैं और उनका फेस सेंटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायमंड, जर्मेनियम and silicon are alkali metals and, और इनका जो है हमारे पास स्ट्रक्चर
and they have face centered cubic structure. ठीक है, ठीक है। और कुछ जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बॉडी सेंटर्स भी होता है, ठीक है। सम अल्कली मेटल्स हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये इसको आप अल्कली ना किए हैं, यहाँ से इसको जनरलाइज कर दें, ये मेटल्स ही किए हैं आप इनको, सिर्फ डायमंड, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये सिर्फ मेटल्स हैं, ठीक है। इनका फेस सेंटर्ड होता है, लेकिन कुछ अल्कली मेटल्स जो होती हैं जिनका कोऑर्डिनेट नंबर 8 होता है उनका बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर भी होता है। अब ये बात यहाँ पर ये ज़रा कंफ्यूज करेगी, उसकी वजह यह है कि हमें इनके सारे स्ट्रक्चर्स का कंप्लीट पता हो तो फिर हमें पता होगा भाई यार मेटल के अंदर कितने एटम हैं। ये बस मैं आपको वैसे बता रहा हूँ किसके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो हमने चूँकि सिलिकॉन और जर्मेनियम को पढ़ना है तो हमें यहाँ तक पहुँच के हमें ये पता लग गया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनका फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर मटीरियल्स हैं, हमने सेमी कंडक्टर मटीरियल्स जो है उनको स्टडी करना। अच्छा, अब जो एनर्जी होती है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की, अब यहाँ पर जो है असल में मसला ये है कि हमने पढ़नी है एनर्जी बैंड थ्योरी। ये सारी अभी जो तगोदो हमने यहाँ तक की है, यह हमने इसीलिए की है कि हम जर्मेनियम और सिलिकॉन तक पहुँच गए हैं जो कि आपके सेमीकंडक्टर मटीरियल्स। अब इन मटीरियल्स को समझने के लिए, इन मटीरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है भाई कोई चीज़ क्यों इंसुलेटर है, क्यों कंडक्टर है, क्यों सेमीकंडक्टर। आप कहते हैं ना इलेक्ट्रिकली इन मटीरियल्स को, एक तो हम ऊपर ऊपर से बात करते हैं, ऊपर ऊपर की बात ये होती है कि इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजरती, कंडक्टर में से करंट गुजर जाती है। सेमीकंडक्टर जो है वो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करो तो कंडक्टर बन जाता है। क्यों ऐसा? ये सिस्टम जो है ये क्यों है इस तरह का, ठीक है। हर चीज़ के अंदर क्यों आता है, तो इस क्यों का जवाब जो है वो किसने दिया, एनर्जी बैंड थ्योरी। कि भाई क्यों कोई मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर। इसका असल जवाब जो है, जो हमें उसके स्ट्रक्चर से पता चलता है, वो एनर्जी बैंड थ्योरी आपको देती है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो स्टडी करना है वो हमने क्या करना है, हमने एनर्जी बैंड थ्योरी को अब असल चीज़ के ऊपर हम आ गए। अब असल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो स्टार्ट होगी। ये मैं हाँ एनर्जी बैंड थ्योरी शायद आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है सेकेंड ईयर में भी, ठीक है, पर वहाँ पर इतनी डिटेल के साथ नहीं पढ़ी हुई। यहाँ पर ज़रा हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो एनर्जी बैंड थ्योरी, अब बैंड क्या कहते हैं, जैसे पट्टी को, ठीक है। बैंड जो है वो आप किसी पट्टी को कहते हैं। एनर्जी की पट्टियाँ, अगर मैं इसका लफ्ज़ी मतलब करूं, एनर्जी की पट्टियों की थ्योरी, ठीक है। तो एनर्जी की पट्टियों की जो थ्योरी है
इसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए मेटल्स जो होती हैं वो अच्छी कंडक्शन देती हैं, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अभी हमने पीछे मेटल्स का ही जिक्र किया, ठीक है। हमने मेटल्स का जिक्र किया कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या हैं? ये मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड है। तो इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है क्या हैं, वो क्या हैं? वो सेमीकंडक्टर मटीरियल्स, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की, हर मेटल जो है, ईच मेटल हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर मेटल जो है उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं उसके पास। और एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की है वो चेंज करती है कॉन्टिन्यूसली। द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, एंड हेंस दे मे हैव एनी वैल्यू। तो अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई उसकी एनर्जी को मेजर करोगे इलेक्ट्रॉन की को, तो वो तो एनर्जी कोई भी हो सकती है किसी स्टेट के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स में आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब आपने किसी एक एनर्जी लेवल के अंदर होता है तो वहाँ पर उसकी एनर्जी कुछ और होती है, लेकिन वो जंप करके जब ऊपर वाले एनर्जी लेवल में कर जाता है या जंप करके नीचे वाले एनर्जी लेवल में आता है तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। यानी कि जूँ ही इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को चेंज करता है उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हर मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं हर मेटल्स के पास जो हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी कोई भी एनर्जी हो सकती है। वो जब अपनी स्टेट को चेंज करेंगे तो वो अपनी एनर्जी जो है उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब एटम बाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है किसी आइसोलेटेड एटम को, ठीक है, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू an isolated atom, लेकिन जब बाउंड हो जाए, देखें आप, ये न्यूक्लियस है, ये स्टेट्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है यहाँ न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये बाउंड तो कर रहा है ना इसको, इनके दरमियान कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के पास। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बाउंड हैं, इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये यहाँ से फ्री हो जाए। अगर ये ज़्यादा मिल जाए इनको काइनेटिक एनर्जी तो फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये बाउंड है तो फिर इनकी एनर्जी की वैल्यू सिर्फ डिस्क्रीट होगी। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, देन दे विल हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज।
तो इनकी सिर्फ क्या होंगी, डिस्क्रीट एनर्जी। डिस्क्रीट का मतलब है कि एक नहीं, मुख्तलिफ, कॉन्टीन्यूस नहीं, कट कट के मुख्तलिफ वैल्यूज़, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट levels are energy states are orbits। ऑर्बिट क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो ये सारा चीज़ किस में आती है, क्वांटम मैकेनिकल रूल्स के अंदर आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यानी कि जब हम क्वांटम मैकेनिकल रूल्स लगाते हैं तो उसके मुताबिक हम क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं ना कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है। प्लांक ने यही कहा था, E=hf, जब उसने दिया था फार्मूला, उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है इलेक्ट्रॉन की, भाई ठीक है। अच्छा, अब अगर एनर्जी डिस्क्रीट होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, नॉर्मल क्वांटम मैकेनिकल जो कंडीशंस हैं, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम tries to occupy lowest energy state। ठीक है, in accordance with पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इनर ऑर्बिट्स, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। देखो, कोई चीज़ जो बुलंदी पर होती है ना, वो क्या करती है, कोशिश, वो नीचे जाने की कोशिश करती है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए आपको एनर्जी है। तो हर चीज़ की नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये कोशिश होती है कि वो नीचे की तरफ जाए, लोअर ऑर्बिट्स की तरफ वो मूव करे। मिनिमम एनर्जी का कंसेप्ट है फिजिक्स के अंदर। हर चीज़ जो है वो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना चाहते हैं। हम भी मिनिमम एनर्जी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं ये बहुत ना पढ़ना पड़े, बहुत ज़ोर मारा ना लगे है क्या मुसीबत है, क्या अजाब पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक पागल बंदा हमारे खिता नहीं छोड़ रहा अभी तक, ठीक है ना। ये होता है। ये हमारी है कि मिनिमम एनर्जी स्टेट में हम जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम हाई एनर्जी स्टेट में जाना चाहें तो फिर तो इस दुनिया के अंदर तबाही मच जाए। हर बंदे इतना काम कर रहे हो कि उन्होंने तबाही फेरी हुआ था। लेकिन ह्यूमन नेचर या खुदा ने इस कायनात को इस तरह बनाया है कि उसने ये रूल रखा कि हर चीज़ नीचे जाना चाहती है। उसकी नेचर के अंदर ये है कि वो नीचे जाना चाहती है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहता है, वो भी ये चाहता है कि मैं नीचे जाऊं, जिस तरह हम ये चाहते हैं, ठीक है।